चल देखिए आगे देखते हैं। गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम। गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम। चलिए पहले इसका स्टेटमेंट यानी कि कथन समझते हैं क्या होता है। तो गॉस प्रमेय का कथन ये है कि किसी बंद सतह के लिए विद्युत फ्लक्स का मान, किसी बंद सतह के लिए विद्युत फ्लक्स का मान उसके अंदर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब किसी भी बंद सतह के अंदर जितना आवेश है उस सतह का विद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जहां ε0 आप समझते हैं, ε0 को क्या बोलते हैं? हवा या निर्वात की परावैद्युतता, मतलब जिसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12 फैराड प्रति मीटर। ठीक, इसी को आप इंग्लिश में ऐसा समझ सकते हैं कि फॉर ए क्लोज सरफेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। ठीक, यानी किसी क्लोज सरफेस के अंदर जितना टोटल चार्ज है उस सरफेस का फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा। मतलब ऐसा है कि अगर मान लीजिए ये कोई सरफेस है, क्लोज सरफेस, और इसके अंदर टोटल चार्ज रखा हुआ है Q। ये कोई बंद सतह है जिसके अंदर कुल आवेश है कितना? Q। तो इसके लिए अगर हम विद्युत फ्लक्स का वैल्यू निकालेंगे तब विद्युत फ्लक्स को लिखते हैं हम किससे? फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखते हैं फाई से। तो टोटल चार्ज जो है यानी कि कुल आवेश कितना है? Q है। तो Q का 1/ε0 यानी Q का 1/ε0 टाइम्स, या इसी को लिख सकते हैं हम Q/ε0। यही है गॉस थ्योरम। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो सकता है। अगर सिर्फ कथन लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है, तो सिर्फ इतना सा क्वेश्चन बनेगा कि गॉस प्रमेय क्या है। ठीक, व्हाट इज गॉस थ्योरम। ठीक, लेकिन अगर उसको डिराइव करके प्रूव करके हमको दिखाना है, साबित करना है कि कैसे फाई इज इक्वल टू Q/ε0 होता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा 5 नंबर का। ठीक है, तो अब हम इसको सत्यापित करते हैं, प्रूव करते हैं कि किस तरह से ये फाई इज इक्वल टू Q/ε0 होता है। कथन समझ में आ रहा है? कथन यानी कि स्टेटमेंट ये है कि किसी बंद सतह के लिए कुल विद्युत फ्लक्स का मान, सतह हमेशा बंद होना चाहिए। गॉस प्रमेय केवल यूज होता है बंद सतह के लिए। किसी बंद सतह के लिए विद्युत फ्लक्स का मान उसके अंदर जितना कुल आवेश है उसका 1/ε0 गुना होता है। फाई का वैल्यू टोटल चार्ज Q का 1/ε0 टाइम्स होता है। ठीक, यानी कि फॉर ए क्लोज्ड सरफेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स या द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to 1/ε0 times of total charge inside the closed surface। यानी क्लोज सरफेस के अंदर जितना टोटल चार्ज है फ्लक्स का वैल्यू उसका 1/ε0 टाइम्स होता है, जिसको मैथमेटिकली यानी कि गणितीय रूप में आप ऐसा लिख सकते हैं कि फाई टोटल चार्ज मान लिए Q का 1/ε0 यानी Q का 1/ε0 गुना था Q/ε0। ये हो गया इसका स्टेटमेंट यानी कि कथन। अब इसी को हमें सत्यापन करना है, प्रूफ करना। तो प्रूफ करते हैं, कैसे आंसर होगा। चलिए फिगर में ऐसा है कि मान लेते हैं ये कोई स्फीयर जिसका रेडियस यानी त्रिज्या R है। त्रिज्या तो कहीं भी लीजिएगा तो टोटल बराबर ही होगा, R ही होगा। इसके सरफेस पे हम कोई पॉइंट ले लिए P। इस पॉइंट P पे एलिमेंट्री पार्ट का एरिया वेक्टर यानी कि
अल्पांश भाग का क्षेत्रफल सदिश जो है वो डी ए वेक्टर है। ठीक, इसके सेंटर पे मान लीजिए चार्ज जो है वो प्लस क्यू है, यानी कि केंद्र पे जो चार्ज है, आवेश है, वो कितना प्लस क्यू है। तो क्योंकि चार्ज प्लस है तो प्लस के कारण जो होता है वो दिशा किस तरफ, डायरेक्शन जो होता है वो आउटवर्ड होता है, यानी कि बाहर की तरफ होता है। इसी डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ आप ये भी समझ सकते हैं कि प्लस का ही क्यों बना रहे, तो जनरली जो भी फॉर्मूला होता है आप पीछे पढ़े होंगे, एक होता था टेस्ट चार्ज, मतलब परीक्षण आवेश जिसको हिंदी में बोलते, तो परीक्षण आवेश को भी हम लेते हैं किसमें, प्लस में। तो जनरली जो भी फॉर्मूला बनाया जाता है वो केवल किसके लिए, प्लस वाले के लिए बनता है। इसको हम अप्लाई भले, मतलब वो लास्ट में जो वैल्यू आ जाएगा उसको हम निगेटिव के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मुख्य फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला बनता है, एक्सप्रेशन बनता है, वो हमेशा कैसे चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, धनात्मक आवेश के लिए बनता है। ठीक, तो इसके सरफेस पे यानी कि सतह पे कोई पॉइंट P है, वहां पे एलिमेंट्री पार्ट का एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर इस डायरेक्शन में क्यों हो, क्योंकि डी ए वेक्टर क्षेत्रफल सदिश हम पीछे पढ़े हैं कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। तो यहां लीजिएगा तब भी सीधा, यहां लीजिएगा तब भी सीधा, यहां लीजिएगा तब भी सीधा, कहीं भी लीजिएगा बिल्कुल सीधा होगा। ठीक है, 90 का कोण जिसको बोलते हैं, 90 डिग्री का। और जबकि चार्ज जब प्लस है तो प्लस पे अगर इस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ होता है। अब दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के लिए अलग अलग यूनिट वेक्टर यूज कर लेते हैं। मान लीजिए एरिया वेक्टर के लिए एन कैप यूज कर रहे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आर कैप यूज कर रहे हो। ठीक, अब अगर जो लिखना है वो ऐसा है कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या आर है, इसके केंद्र पे आवेश कितना, प्लस क्यू है, इसकी सतह पर कोई निश्चित बिंदु पी लिया गया है, जिसके लिए अल्पांश भाग का क्षेत्रफल सदिश डी ए वेक्टर है और वहां विद्युत क्षेत्र जो है वो भी ई वेक्टर है। ठीक है, मतलब एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, उस रेडियस इज इक्वल टू आर, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर चार्ज प्लस क्यू इज प्रेजेंट, यानी कि इसके सेंटर पे चार्ज प्लस क्यू है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर पॉइंट P इज टेकन एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, यानी कि स्फीयर के सरफेस को पॉइंट P लिया गया है, वेयर एलिमेंट्री पार्ट ऑफ एरिया वेक्टर इज डी ए वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई वेक्टर। अब अगर हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो ऐसा होता है 1/4πε0 Q/r²। ये लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में और ये अभी किस फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमेशा आप पढ़े होंगे या पीछे एकांक सदिश, या जिसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का यूज ही केवल होता है डायरेक्शन को बताने के लिए। तो यहाँ जो ई वेक्टर है उसके लिए आर कैप यूज कर रहे हैं और यही डी ए वेक्टर होगा उसके लिए एन कैप। तो यहाँ बगल में लगा लिए आर कैप। ये इक्वेशन फर्स्ट। इसके नीचे में हम यहाँ लिख लेंगे कि वेयर आर कैप इज यूनिट वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, यानी कि जहां आर कैप एक एकांक सदिश है जो निश्चित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की दिशा को बता रहा है, क्योंकि एकांक सदिश का यूज ही, हम यूनिट वेक्टर का यूज ही केवल दिशा को बताने के लिए, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके अलावा ये एलिमेंट्री पार्ट का एरिया वेक्टर लिखते हैं, डी ए वेक्टर इज इक्वल टू, पीछे पढ़े हम, डी ए और इसके बगल में यूनिट वेक्टर, ये सेकेंड, डी ए वेक्टर इज इक्वल टू डी ए इंटू एन कैप। फिर से जहां एन कैप जो है एक एकांक सदिश है जो दिशा बता रहा है किसका, ये क्षेत्रफल सदिश का, यानी कि वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एट पॉइंट P, यानी कि बिंदु P पे दिशा बता रहा है क्षेत्रफल सदिश का। हो गया। अब फ्लक्स का जो डिफिनीशन हम पीछे पढ़े हैं वो क्या था कि फ्लक्स जो होता है वो स्केलर प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का। किसी भी सतह के लिए विद्युत फ्लक्स का मान जो है वो विद्युत क्षेत्र का और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल होता है। ठीक, तो फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम क्या करेंगे, इस दोनों को स्केलर फॉर्म में इनटू कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, E डॉट डी ए। उसी तरह इस फॉर्म में इधर भी लिख लेंगे, तो इधर E का वैल्यू 1/4πε0 Q/r² आर कैप, ये E का, और डॉट में ये वेक्टर वाला एरिया वेक्टर डी ए इंटू एन कैप। इसके अलावा आप क्या कीजिए, इसको इधर से ब्रेक कीजिए, अलग अलग तोड़िए, तो डॉट है मतलब कोस थीटा,
तो ई इंटू डी ए इंटू cos थीटा। ये आप पीछे जानते हैं कि जब भी डॉट रहेगा ये वेक्टर वाला साइन हटाइएगा तो डॉट रहेगा तो यहाँ कोस आएगा और क्रॉस रहेगा तो यहाँ साइन आएगा। अदिश गुणनफल स्केलर प्रोडक्ट और सदिश गुणनफल वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर होता है तो बीच में क्रॉस का चिन्ह होता है और क्रॉस मतलब यहाँ साइन होता है, लेकिन यहाँ डॉट है तो कोस होगा। इसके अलावा इधर क्या कीजिएगा, क्यू बाई आर स्क्वायर डी ए को इसी के साथ रख लीजिए, दोनों यूनिट वेक्टर को इंटू कर लीजिए एक साथ, आर कैप और डॉट एन कैप, आर कैप डॉट एन कैप, दोनों एकांक सदिश को एक साथ रख लीजिए। अब देखिए आर कैप और एन कैप का वैल्यू जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा, और 1 के बराबर सिर्फ इस कारण से नहीं है कि दोनों यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है। यहाँ देखिए यूज करेंगे ऐसा, आर कैप डॉट एन कैप का वैल्यू कैसे 1 हो रहा, ये दोनों यूनिट वेक्टर है यानी कि एकांक सदिश है। एकांक सदिश का वैल्यू तो हमेशा जानते हैं कितना, 1 के बराबर होता है, 1 गुने 1, और डॉट का मतलब कौन सा थीटा, कोस थीटा, तो कोस थीटा। अब यहाँ पे आप आइए, आर और एन के बीच में कितना एंगल बनेगा, इसी लाइन पे आर भी है, ई भी बाहर की तरफ बता रहा है, और डी ए वेक्टर भी इसी तरफ है। तो डी ए वेक्टर के लिए एन कैप का यूज कर रहे हैं और ई वेक्टर के लिए किसका, आर कैप का। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन मतलब क्या हो गया, पैरेलल हो गया, समांतर। और समांतर के लिए बीच का एंगल कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। 3 तरह का पढ़ते हैं, पैरेलल मतलब समांतर, समांतर का 0, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, लंबवत का कितना 90, और एंटी पैरेलल मतलब प्रति समांतर, प्रति समांतर का मतलब कितना 180 डिग्री। तो ये जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है मतलब बीच का कोई एंगल नहीं होगा, बीच का एंगल नहीं होगा मतलब समांतर है, समांतर यानी पैरेलल, पैरेलल का मतलब एंगल 0। तो यहाँ पे 1 into 1 और कोस थीटा के बदले कितना, कोस 0, तो 1 और कोस 0 का वैल्यू कितना 1, तो 1 into 1 कितना 1, मतलब ये पूरा का इंटू जो स्केलर प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर हो रहा है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर डी ए इंटू 1, इसका इसी तरह ई इंटू डी ए इंटू कोस थीटा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, दोनों तरफ समाकलन करने पर, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। अगले लाइन में दोनों तरफ इंटीग्रेशन का, उसके साथ क्लोज पाथ पे, क्लोज पाथ पे इंटीग्रेशन करना, ठीक है, बंद पथ पर पूर्ण समाकलन करने पर। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें इधर डी ए अंदर में और इधर भी डी ए अंदर में, तो ई इंटू कोस थीटा बाहर, अंदर में डी ए, ठीक है, और उसी तरह इधर का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर बाहर, अंदर में डी ए। ये वहां पे रफ में लिख लीजिएगा जहां पे लिख रहे हैं ये। चल देखिए, अब इधर भी आपको दिख रहा होगा एक ही जैसा वैल्यू है, ई भी डी ए है, ई भी डी ए, ये कैंसिल हो जाएगा क्या, कैंसिल ई नहीं होगा। इधर डी ए का तो आंसर ए बनेगा, डी ए का इंटीग्रेशन कितना ए, जबकि इधर वाला जिस सरफेस का हम बना रहे हैं, ये पहले भी एरिया वेक्टर में आपको बताए हैं कि जैसा सरफेस रहेगा ना उसके लिए डी ए का वैल्यू बदलता रहता है। ये पीछे बताऊंगा आपको कि अगर स्फीयर रहेगा, स्फीयर वाले पे कभी भी हम डी ए लेंगे तो ये डी ए का वैल्यू हमेशा बनेगा कितना 4 पाई आर स्क्वायर। उसी में सिलेंडर वाला यानी कि जिसको बेलन बोलते हैं आप हिंदी में, बेलन पे लेंगे तो बेलन के बक पृष्ठ पे लेते हैं, कर्व सरफेस पे लेते हैं तो 2 पाई आर एल होता है, और सर्कुलर सरफेस पे यानी वृत्तीय सतह पे लेते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ऐसा, तो ये सरफेस जो है वो कैसा है, स्फीयर है, स्फेरिकल है, गोला। तो इधर हो गया ई इंटू कॉस थीटा डी ए का ए, जबकि इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये सरफेस स्फीयर था, गोला था, चूंकि ये जो सतह है वो कैसा गोला है आर त्रिज्या का, इस कारण से इसका आंसर 4 पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। अब आपका देखिए इस तरफ का आंसर आ गया कितना, ई ए कॉस थीटा, जबकि इधर आ गया आंसर आपके पास Q इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू 1/एप्सिलॉन। अब फ्लक्स के फॉर्मूला से आप जानते हैं कि ये cos थीटा किसका फॉर्मूला था, विद्युत फ्लक्स का होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला यही ना होता, ये cos थीटा। तो ये cos थीटा के बदले हम रख दिए फाई, तो फाई इज इक्वल टू क्या आंसर हो गया, Q/एप्सिलॉन नॉट। यही प्रूव करना था आपको कि फाई जो है वो बराबर होता है किसके, Q/एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर प्रूव करने वाला। तो अगर कथन आ रहा है सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, और प्रूव करना है, वेरिफिकेशन करना है, प्रूफ करना है, सत्यापन करना है तो 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब इसी का जो नोट का पॉइंट होगा वो पहला ये है कि गॉस थ्योरम जो है एक बेसिक या फंडामेंटल लॉ। आगे हम पढ़ेंगे कि गॉस थ्योरम से हम कूलम्ब्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं, यानी कि गॉस थ्योरम से हम बना सकते हैं किसको, कूलम के नियम को। और जिससे हम बना सकते हैं वो आप जानते होंगे आधारी होता है, जिसके सहायता से हम किसी और का बनाते हैं सूत्र, वो कैसा राशि होता था, आधारी राशि। जबकि जिसको बनाते हैं वो किसको, उसको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि, ऐसा ही होता है। तो उसी तरह से हम जिससे बना रहे हैं, तो गॉस प्रमेय से हम बना सकते हैं किस नियम को, कूलम के नियम को। इस कारण से हम इसको बोलते हैं आधारी नियम। ठीक है, यानी कि बेसिक या फंडामेंटल लॉ। पहला नोट ये हो गया कि गॉस थ्योरम इज ए फंडामेंटल लॉ, यानी कि गॉस प्रमेय जो है वो एक आधारी नियम है। ठीक, दूसरा कि जब हम किसी बंद सतह में रखते हैं आवेश को, तो गॉस थ्योरम केवल हम उसी चार्ज के लिए अप्लाई करेंगे जो सतह के अंदर होगा। मतलब ऐसा समझिए, इसके अंदर कोई चार्ज हो Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 और Q5 और Q6 यहां बाहर हो, प्लस में या माइनस में कुछ भी हो। तो जब हम टोटल फ्लक्स का वैल्यू निकालेंगे इस सरफेस के लिए, तो केवल यही चार्ज यूज होगा, इसके बाहर वाले चार्ज से आपको कोई मतलब नहीं है। यानी कि हम जब भी गॉस प्रमेय लगाएंगे बंद सतह के लिए, तो केवल उसी आवेश का उपयोग करेंगे जो कहां बनेगा, सतह के अंदर रहेगा। केवल उसी चार्ज का यूज करेंगे जो कहां होगा, क्लोज सरफेस के इनसाइड होगा। इसके बाहर जो भी चार्ज है उसका हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो टोटल चार्ज अगर इसका निकालेंगे कुल आवेश, तो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 और उसके बाद phi इज इक्वल टू Q बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स का वैल्यू बन गया विद्युत फ्लक्स का। मतलब ये हुआ कि बंद सतह के अंदर जो चार्ज है आवेश है उसका उपयोग होगा, जो सतह के बाहर है उस आवेश का उपयोग नहीं होगा। तीसरा, अगर हम किसी बंद सतह के अंदर किसी द्विध्रुव को रख देते हैं, डायपोल को, तो डायपोल कैसे बनता था, एक पोल पे माइनस Q और दूसरे पोल पे प्लस Q। तो जब टोटल चार्ज आप निकालिएगा Q, तो माइनस Q और प्लस Q, टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 हो जाएगा तो phi इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि वैल्यू कितना, 0। यानी कि ये हुआ कि जब हम किसी भी द्विध्रुव को बंद सतह के अंदर रखते हैं तो फ्लक्स का वैल्यू 0 छोड़कर और कभी कुछ नहीं हो सकता। विद्युत फ्लक्स का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो हमेशा केवल बराबर होगा किसके, 0 के ही बराबर हो। क्यों, क्योंकि जब भी विद्युत ध्रुव बनेगा तो एक ध्रुव पे जितना चार्ज प्लस में, आवेश प्लस में, दूसरे ध्रुव पे उतना ही आवेश किस में, माइनस में। तो जितना माइनस में चार्ज उतना ही प्लस में, तो टोटल चार्ज का वैल्यू कितना, 0। टोटल चार्ज का वैल्यू 0, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q के बदले 0 रखेगा तो 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब फ्लक्स का वैल्यू कितना, 0। इसके अतिरिक्त फिर अगला फोर्थ पॉइंट कि गॉस थ्योरम से हम जान रहे हैं कि phi जो है वो बराबर है Q बाई एप्सिलॉन नॉट के। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। जबकि फ्लक्स के डिफिनीशन से हम जानते हैं कि phi का वैल्यू निकलता है हमें E डॉट dA से, या इसी का फॉर्मूला बनता है EA cos थीटा इंटीग्रेशन के बाद। ये इक्वेशन सेकंड हो। अब EV phi का वैल्यू, EV phi का वैल्यू, यानी कि गॉस प्रमेय से हम जानते हैं phi बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स की परिभाषा से हम जानते हैं phi बराबर E डॉट dA, या इसी का इंटीग्रेशन, डॉट मतलब cos थीटा और dA का इंटीग्रेशन A। ठीक, अब दोनों को इक्वेट कीजिएगा, समतुल कीजिएगा, तो देखिए तो EV phi, मतलब अब क्या हो जाएगा, phi इज इक्वल टू E डॉट dA लिखिए, या EA cos थीटा लिखिए, या Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सारा वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब कहीं भी हम phi के लिए इसमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सब आपस में बराबर है। ठीक, और एक लास्ट पॉइंट है कि एक इमेजिनरी सरफेस हम हमेशा बनाते हैं किसी भी चार्ज को क्लोज सरफेस में लाने के लिए। एक काल्पनिक सतह बनाते हैं हम हमेशा किसी भी आवेश को बंद सतह के अंदर लाने के लिए। उस सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस, यानी कि उस सतह को बोलते हैं कौन सा सतह, गॉसियन सतह। ठीक है, जब कहीं भी चार्ज ऐसे ही कहीं पे रखा हुआ है किसी चार्ज पे, मतलब किसी कंडक्टर पे, किसी चालक पे, तो उस सतह से उसे घेरते हैं एक सतह से जो काल्पनिक होता है, मतलब जो वास्तव में होता नहीं है, इमेजिनरी होता है, रियल में नहीं होता। उस सरफेस को, उस सतह को बोलते हैं गॉसियन सतह हिंदी में, और इंग्लिश में गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो ये था गॉस थ्योरम
इससे जुड़ा हुआ टोटल पॉइंट। आगे अगले दिन देखते हैं।